तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। तो ग्राफ को में हमें पहले ये हम समझ जाएं कि क्या क्या पढ़ना है, तो थोड़ा हमें भी पता चलेगा कि कितना पढ़ना है ना। क्या क्या पढ़ना है से पता चलता है कि भाई ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मतलब मुझे कितना पढ़ना है ग्राफ में। तो पहला काम ये है। तो ग्राफ में सबसे पहले तो एक बेसिक बात आती है कि ग्राफ के बेसिक समझना कि ग्राफ होता क्या है। अगर मैं कहता हूँ 2,3 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं कहता हूँ x=2 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब एक बेसिक्स वाली जो चीज़ है वो। उसके बाद ये सब आपने जो 10th 9th में किया वो कैसे किया, x की वैल्यू रखा, y की वैल्यू रखा और फिर एक टेबल बनाया और उस टेबल के बेसिस पे ग्राफ खींचा। तो हम भी ऐसा ही कुछ करने वाले। बस अभी तक आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, अब हम स्ट्रेट लाइन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उसके अलावा भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो जो कुछ पढ़ेंगे वो क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन का ग्राफ। जैसे मैं कहता हूं y=x² x³ x4 एंड सो ऑन, ऐसे पावर्स का ग्राफ। एक तो ये हम पढ़ेंगे। नेचुरल है y=1/x 1/x² 1/x³ एंड डैश। इसका भी ग्राफ साइमल्टेनियसली हो जाएगा। ऊपर वाला अगर आता है तो नीचे वाला भी आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो हम इसको ऑपरेशंस में पढ़ेंगे। ऑपरेशंस मतलब कुछ ऑपरेशंस हम कर सकते हैं ग्राफ के साथ उसमें, ठीक। तो अलजेब्रिक। दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल। तीसरे नंबर पे एक्सपोनेंशियल का मतलब 2 की पावर x 3 की पावर x 2 की पावर -x 3 की पावर -x एंड सो ऑन। इस टाइप का एक बहुत फेमस फंक्शन आप देखोगे e⁻x e⁻−x। ये भी कई बार पूछा जाता है मैथ वालों के लिए, तो ये बहुत ही काम की चीज है। बाय वाले थोड़ा सा इससे कॉम्प्रोमाइज करके चल सकते हैं, लेकिन ट्रेंड हमें देखना होता है। एग्जैक्ट ग्राफ की बजाय ट्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्रेंड कैसा होगा, ठीक। ट्रेंड मतलब उसका कैसे बढ़ेगा वो। एग्जैक्ट पॉइंट मतलब वैल्यूज की बजाय ट्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिजिक्स में। ओके, हम फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, नेचुरल मैथ्स में भी काम आएगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ। उसके बाद लॉगरिथमिक, लॉग का ग्राफ आता है। लॉग का ग्राफ आप देखोगे कि लॉग एट द बेस a ऑफ x का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे y= जब a 1 से कम है तब, और जब बेस a 1 से ज्यादा है तब ये ग्राफ। और लास्ट पॉइंट हमारा है, या लास्ट क्या और भी हो सकता है लेकिन मैं ब्रॉडली बोल रहा हूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x tan x और इसके मिलने वाले ग्राफ। तो ये 4 टाइप के बेसिक ग्राफ आप पढ़ोगे। इसके अलावा इनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे ग्राफ बनेंगे। और भी आप स्कूल लेवल पे जब जाओगे 12th के लेवल पे तो बहुत सारे नए नए फंक्शंस पढ़ोगे उसका ग्राफ। लेकिन आप एक बार इसको समझ जाओगे तो ग्राफ मुझे लगता है कि कोई परेशान नहीं करेगा। जैसे सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ तो 100 हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के फंक्शन के हिसाब से ग्राफ बन सकता है, लेकिन ये ब्रॉडली हमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये ग्राफ है। मैंने कहा इसके अलावा सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब चीजें बहुत सारे ग्राफ और हो सकते हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कहा साइन का ग्राफ, sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ, tan x का ग्राफ एंड सो ऑन, ये सब पढ़ेंगे। ये बेसिक्स पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये बेसिक्स जान गए, अब इन ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या, जैसे आपको 2 की पावर x का ग्राफ आपको पता हो और आप 2 की पावर 2x का ग्राफ आप बना लो। इसके बेसिस पे क्या कर लेंगे तो बन जाएगा। 2 की पावर 3x का ग्राफ बना लो, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। 2 की पावर x का आपको पता है 2 की पावर x+1 का ग्राफ कैसे बन जाएगा, 2 की पावर x+2 का ग्राफ कैसे बन जाएगा। मतलब ये कि x को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ग्राफ क्या बन जाएगा, कैसे चेंज होगा। x में कुछ ऐड करें तो ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे। इन सब चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और भी तरीके से हो सकता है, मैंने कहा 1/2 की पावर x कर दे तो क्या होगा, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा। मतलब आपको ये सब भी समझ में आएगा
अगर हम ग्राफ पढ़ेंगे, ये सब भी समझना है। ओके, ये सब, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ऐसे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई मुझे log x का ग्राफ पता है, मुझे log x की जगह पे log 2x का ग्राफ बनाना तो क्या हो जाए। अगर मैं कहता हूँ log 2x का ग्राफ पता है, log 2x प्लस 1 का ग्राफ अगर मिल जाए तो कैसे होगा। मतलब इस टाइप का हम छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। अगर मुझे log 2x प्लस 1 का पता है तो 1/1 प्लस log 2x का कैसे बनेगा, यानी इन्वर्स करने पे ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे sin x का पता है तो sec x का कैसे, cos x का कैसे बनेगा, cos x का पता है तो sec x का कैसे बनेगा, यानी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। ये सब चीजें ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं, लेकिन वो एक सेकंड लेवल पे। तो पहले लेवल पे हमें इस तरीके से चलना है। पहला पॉइंट ये आप समझ लीजिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमारी बात होगी बेसिक्स में, फिर एक एक करके हम लोग आएंगे। अब बेसिक का मतलब क्या है। अगर बच्चों मैं कहता हूं y इक्वल टू 1, इसका मतलब है x की चाहे हम जो वैल्यू रखे, x की जो वैल्यू रख दें, y का x से कुछ लेना देना नहीं है, y हमेशा 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो x की चाहे जो वैल्यू रख दे, y हमेशा 1 ही रहेगा। ये y इक्वल टू 1। अगर मैं कहता हूं x इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करो, अगेन इस इक्वेशन में y नहीं है, इसका मतलब x हमेशा 1 रहेगा, चाहे y कुछ भी दे दो, यानी वो y पे डिपेंड नहीं करने वाला है। तो इस तरह से x इक्वल टू 1 का ग्राफ ये है। अगर ये x इक्वल टू 1 है तो y की चाहे जो वैल्यू हो, x हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। ये x इक्वल टू 1 का ग्राफ नेचुरल है। ये x इक्वल टू 2 का ग्राफ हो जाएगा अगर 2 से पास करेगा तो। ये 0 0 मान लेते हैं, ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस, इतना तो समझ में आता है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x इक्वल टू 3 से जा रहा है तो 3, इधर पीछे जाए तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2 एंड सो ऑन। बहुत सारा x की जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तीसरा, अगर मैं कहता हूं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, जरा ध्यान से बच्चों, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, मतलब हमें वो पॉइंट चाहिए जहां x 1 है और साथ साथ y भी 1 है। तो जरा इसको देखिएगा, ये वो पॉइंट है जहां के जिसके हर पॉइंट पे x 1 है लेकिन y की वैल्यू अलग अलग है। ये वो पॉइंट है जहां पे y की वैल्यू 1 है लेकिन x की वैल्यू अलग अलग है। लेकिन एग्जैक्टली इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है। एग्जैक्टली ये वो पॉइंट है जहां पे x 1 है और साथ साथ y भी 1 है। मतलब ये वो पॉइंट है जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज x 1 एज वेल एज y भी 1। तो ये पॉइंट कहलाएगा 1,1। मतलब अगर आपके सामने कभी कोई कोऑर्डिनेट दिया है तो उसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जहां पे x 1 है और साथ साथ y भी 1 है, एक ही साथ, दोनों है, कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। जबकि अगर मैं ये पॉइंट लूं तो इस पे y तो 1 है लेकिन x कुछ और है। अगर मैं इधर कोई पॉइंट लूं तो x तो 1 है लेकिन y कुछ और है, y कुछ और है, y कुछ और है, x तो 1 है। मतलब बाकी सारे पॉइंट में इस एक साथ इस दो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। यानी अगर x 1 और y 1 कहते हैं एंड y 1 कहते हैं तो कंपल्सरी है कि x भी 1 होना चाहिए और y भी 1 होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं कहता हूं कहीं 2,3 है तो इसका मतलब ये है कि ये पहला पॉइंट हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है और वो 2 है, और दूसरा पॉइंट 3 को रिप्रेजेंट करता है, वो 3। मतलब x2, ये x1 x2, तो x इक्वल टू 2। ये सारे पॉइंट है जहां पे x2 है, लेकिन मुझे ये सारे पॉइंट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो केवल वो पॉइंट चाहिए जहां पे y3 है। तो y1 y2 y3 यहाँ पे कहीं होगा, तो मुझे ये पॉइंट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे y3 है लेकिन इसके अलावा कहीं y3, बाकी सब जगह पे y3 है लेकिन x2 नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां पे y तो 3 है लेकिन x2 है, बाकी और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे y3 है और x2 हो। यानी
यानी एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जो हमारे इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 2,3 ये पॉइंट हमारे। तो अगर कहीं पे कोऑर्डिनेट 2,3 दिया है तो उसका मतलब होता है कि साथ साथ x2 और y3 ये एक साथ। तो ये एक पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट में समझ में आना चाहिए कि स्टेटमेंट को हम कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेटमेंट y इक्वल टू 1, x के बारे में कुछ नहीं बोला है, x इक्वल टू 1, y के बारे में कुछ नहीं कहा है, तब क्या बनेगा? तो ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन क्या है? ये पूरी लाइन y इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करती है, x के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये पूरी लाइन x इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करती है, y के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हमें कह दिया गया x और y दोनों के बारे में, तो दोनों एक साथ फुलफिल करने के लिए हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे x 1 और y भी 1 हो, और ऐसा केवल एक ही पॉइंट है, यानी कोऑर्डिनेट हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए। दैट्स ऑल। ये है ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट। चलिए, ये तो कोऑर्डिनेट के बारे में, लेकिन बच्चों इसी में हमने एक छोटी सी लाइन को भी रिप्रेजेंट कर लिया। क्या मैंने कहा x इक्वल टू 1, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये एक लाइन है, x इक्वल टू 1, दिस लाइन इज x इक्वल टू 1 इफ इट इज पासिंग थ्रू 1। This line is x equal to 2, straight line, parallel line, okay? x equal to 2, if it is passing through x equal to 2, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके? ऐसे ही y भी आप समझ रहे हो, y equal to 1 line, y equal to 2 line, and so on, y equal to 3 line. This is line y equal to 1, y equal to 2 and y equal to 2. तो एक तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी क्या बताओ कि ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 0। तो x एक्सिस को हम y इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। x एक्सिस को क्या कह सकते हैं? y इक्वल टू 0, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे, इस लाइन के हर पॉइंट पे y 0 है। और y एक्सिस को क्या कह सकते हैं बच्चों? बोलो, y एक्सिस को क्या कह सकते हैं? x इक्वल टू 0, यानी इसके हर पॉइंट पे कौन 0 है? x 0 है। तो ये दो पॉइंट आपको और अब इसके अलावा अब हम स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म पे चलते हैं। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन आपने 8th 9th में पढ़ा होगा कि किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ऐसा बोलते हैं ना कि 2 पॉइंट की जरूरत होती है, क्योंकि 2 पॉइंट से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। मैं इसको थोड़ा और जनरलाइज करके ऐसे बोल सकता हूं कि 2 प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है, ओके? जैसे एक हो सकता है कि मैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे दूं। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या दे दूं? स्लोप। और दूसरा कोई पॉइंट दे दूं जहां से वो पास कर रहा है। तीसरा इंटरसेप्ट दे दूं। इंटरसेप्ट देने के लिए तो कुछ भी दिया जा सकता है। उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया जा सकता है, उसका दोनों इंटरसेक्ट एक्स को कहां कट कर रहा है, वाई को कहां कट कर रहा है, ये दिया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें दी जा सकती है। एक जनरल उस पर अगर हम जाएं कि जो बहुत फेमस है, उसमें एक स्लोप होता है नेचुरल, दूसरा पॉइंट होता है, दे दिया जाए कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और तीसरा इंटरसेप्ट होता है। ये 3 बहुत ही फेमस चीज दी जाती है। अब स्लोप का मतलब आप जानते हो, स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनेगा उस एंगल का tan थीटा, यही स्लोप कहलाएगा, और उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, m से, ठीक? अच्छा, पॉइंट तो आप जानते ही हो कि किसी पॉइंट 1,2 से जा रहा है तो उसका मतलब क्या है? कोई स्ट्रेट लाइन 1,2 से जा रहा है, तो वो पॉइंट तो आपको समझ में आते हैं, वो कोई नई चीज तो नहीं। अब तीसरी चीज है कि आपको इंटरसेप्ट दिया हो। ये इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट का मतलब है ओरिजिन से कितनी दूरी पे कट करता है स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को 4 यूनिट की डिस्टेंस पे कट करता है, 4 यूनिट, तो हम कहेंगे कि इसका एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट है।
एक्स इंटरसेप्ट कितना है 4 यूनिट। अगर वो y एक्सिस को लेट 3 यूनिट डिस्टेंस पे कट करता है तो हम कहेंगे y इंटरसेप्ट 3 यूनिट है। अगर वो नीचे कट करता है, कहीं नीचे कट करता है -3 पे, तो हम कहेंगे उसका y इंटरसेप्ट -3 है। x इंटरसेप्ट जो भी है 2 है तो 2 है, जो भी दिया हो। मतलब ये कि इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे x को कट करता है, दैट इज x इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से कितनी दूरी पे y को कट करता है, दैट इज y इंटरसेप्ट। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन में क्या क्या हमें जानना होता है, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राफ बना लेते हैं। ओके, तो अगर पहला ग्राफ इस टाइप का है, जरा देखिएगा, y बहुत फेमस ग्राफ, यही ज्यादा पूछा जाता है, y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का ऐसा कोई ग्राफ है, तो x का मल्टीपल हमेशा स्लोप देता है, यानी इसको देख के हम स्लोप समझ सकते हैं कितना है। और ये जो है y इंटरसेप्ट, y पे कहां कट करेगा, y इंटरसेप्ट बताता है। तो y इक्वल टू mx प्लस सी एक टाइप ऑफ लाइन का एक फॉर्म है, जिससे हम x के मल्टीपल से हम स्लोप और कांस्टेंट टर्म जो उसमें एडेड होगा उससे y इंटरसेप्ट जान जाते हैं। तो वो जान जाएंगे तो हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू 3x प्लस 4। इसका मतलब ये एक ऐसा लाइन है जिसका tan थीटा 3 है, tan थीटा 3। अब tan थीटा 3 मतलब नेचुरल है 60 डिग्री, tan 60 √3 होता है, तो उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। यानी एक तो स्लोप उसका 3 है और y एक्सिस को 4 पे कट करता है, +4 पे, तो +4 पे कट करता है, यानी ये अगर 4 डिस्टेंस पे कट करता है तो ऐसा लिखेंगे। और स्लोप +3 है, प्लस का मतलब एक्यूट एंगल, आप जानते हो tan थीटा, थीटा जब एक्यूट होता है तभी पॉजिटिव होता है। तो x का मल्टीपल 3 है, तो ये 3 के स्लोप का, स्लोप थीटा मतलब 3 मतलब थीटा ऐसा जिसके लिए tan थीटा 3 हो। नेचुरल थीटा 60 से ज्यादा होगा, कितना होगा नहीं पता। थीटा अगर लिखना है तो बस ऐसा लिख दीजिए, थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स 3, ऐसा लिखने का तरीका होता है। तो थीटा को रिप्रेजेंट ऐसे कर लिया, तो इस एंगल पे और 4 यूनिट की डिस्टेंस पे, +4 यूनिट की डिस्टेंस पे कट करती हुई एक लाइन है, तो इसका ग्राफ हमने ऐसे बना लिया। दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू x -3, मान लो मैंने ये कहा, तो x का मल्टीपल कितना है बच्चा 1, यानी स्लोप कितना है, स्लोप 1, और स्लोप 1 है मतलब tan थीटा 1 है। और tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 होता है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो x एक्सिस से 45 एंगल बनाती है, जो लाइन है वो x एक्सिस से 45 एंगल बनाती है, 45, लेकिन ओरिजिन से नहीं पास करती, y इक्वल टू -3 से पास करती है। तो ये गड़बड़ है, मुझे और करेक्ट करना पड़ेगा। ये तो बनाती है लेकिन -3 से पास करती है, यानी यहां से कुछ ऐसे पास करती है, तो एंगल बनाता है 45 और पास करता है कहां से, -3 से। y इंटरसेप्ट कितना है -3, तो इसका ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से आप किसी स्ट्रेट लाइन जो इस फॉर्म में हो उसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक। चलिए कोई और फॉर्म, मान लीजिए आपके सामने दूसरा फॉर्म ये आता है, x के नीचे सम x0 प्लस y के नीचे सम y0 इक्वल टू 1, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ऐसे में सबसे आसान मुझे यही लगता है कि ऐसा कोई फॉर्म आपके सामने है तो फटाफट आपको पता चल जाएगा। x के नीचे x0 ये बताता है कि x एक्सिस को ये लाइन कितनी डिस्टेंस पे कट करेगी, तो x0 मतलब x0 डिस्टेंस पे कट करेगी। y के नीचे जो पॉइंट, अगर यहाँ 1 हो, ध्यान रखना, तब जब ये वहां पे 1 हो और x और y का मल्टीपल 1 हो, तो नीचे वाला जो टर्म है वो बताता है कि x एक्सिस को कहां कट करता है, दैट इज x इंटरसेप्ट, और y एक्सिस को जहां कट करेगा वो y इंटरसेप्ट होगा। यानी y के नीचे y इंटरसेप्ट, x के नीचे x इंटरसेप्ट, दोनों को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं
हमेशा सबसे आसान फॉर्म। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने कहा x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो लाइन है वो x को 4 यूनिट पे कट करेगा, y को 3 यूनिट पे कट करेगा, और दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है यही हमारा इसका ग्राफ होगा। ठीक, इस लाइन का ये ग्राफ हो गया। बहुत ही सिंपल बच्चा, ये बहुत आसान है। x के नीचे 2 माइनस y के नीचे 3 इक्वल टू 1 अगर हो जाए, ध्यान रखना y का मल्टीपल 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ तो -1 है ना, तो आप इसको ग्राफ ड्रॉ करोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसको लिखो x/2 प्लस y/-3 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे प्लस है ना, y का मल्टीपल 1 होना चाहिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो x को 2 यूनिट पे कट करता है और y को -3 मतलब नीचे कहीं 3 यूनिट पे कट करता है, और यहाँ से मिलाने वाला ये हमारा स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ग्राफ हो गया। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। और कोई फॉर्म आपके सामने है 3x + 4y = 6, कुछ भी ऐसा, तो आप इसको या तो y = mx फॉर्म में बदल दो या इस फॉर्म में बदल दो, दोनों में से कोई फॉर्म बदल दो, और दोनों में से कोई भी फॉर्म बदल के उसके बाद तो ड्रॉ कर ही सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा आसान मुझे ये लगता है तो मैं इस फॉर्म में बदल देता हूँ। ऐसा करते इसको 6 से डिवाइड कर दो तो x/2 आ जाएगा, 6 3 से कटेगा, और y के नीचे 3/2 आ जाएगा। यही ध्यान रखना है, देखिए 4 नहीं होना चाहिए, 4 को नीचे ले आना है, तो 6 क्या ये समझा पाया हूँ, 6 पहले नीचे लाओ, चलो 3x/6 और 4y/6 पहले ये ले लो, चलो इक्वल टू 1 हो गया, इधर 1 हो गया, हमारा काम बन गया, एक तो ये हो गया। अब y का मल्टीपल 1 होना चाहिए, x का मल्टीपल भी 1 होना चाहिए, तो उसको कैसे लाएंगे, इधर तो कट के आराम से हो जाएगा x/2 खत्म, लेकिन यहाँ पे y 1 लाने के लिए 4 को इधर थर्ड में लाओ, y/6/4 और 6/4 3/2 हो जाता है, ध्यान रखना, इक्वल टू 1। ये ध्यान से चेक करिए कैसे आता है, ठीक है ना। तो ये अब इससे आपको समझ में आ गया कि x को कहाँ कट करेगा, y को कहाँ कट करेगा। बहुत ही आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो, x को 2 यूनिट पे कट करेगा और y को 3/2 मतलब 1.5 यूनिट पे कट करेगा। दोनों को मिलाते हुए आपने स्ट्रेट लाइन बना लिया। तो क्या ये मुझे लगता है हमने आसानी से सीख लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही बोल रहा हूं? ठीक, तो स्ट्रेट लाइन हमारा हो गया। मतलब आप कोई भी फॉर्म आपके पास हो तो आप इसको इस फॉर्म में बदल दो, क्वेश्चन सबसे आसान हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में नहीं बदलना चाहते तो y = mx फॉर्म में बदल दो, मतलब क्या, y = mx, जरा देखिएगा, तो 4y = ये उस साइड जाएगा तो -3x + 6, और 4 से डिवाइड कर दो तो y = -3/4x + 6/4। ऐसे भी आप बना सकते हो बच्चों। अब स्लोप हो गया माइनस, देखिए स्लोप नेगेटिव है ना, ऑब्ट्यूस एंगल पे नेगेटिव स्लोप, एक्यूट एंगल होता है तो पॉजिटिव स्लोप, तो नेगेटिव का मतलब ये ऐसे ऑब्ट्यूस, ठीक है, तो नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, तो इधर की तरफ जाएगा, और 6/4 y = 6/4 + 6/4 मतलब 3/2 पे कट करेगा, देखिए 3/2 पे कट करेगा, तो 3/2 पे कट करेगा, इंटरसेप्ट बता रहा है, और नेगेटिव स्लोप होगा ऐसे, ऐसे होता तो पॉजिटिव स्लोप होता, यानी x का मल्टीपल अगर पॉजिटिव होता तो इधर होता, और इधर है तो नेगेटिव स्लोप, वो ऐसे बता देगा, तो ऐसे, और 3/2 से जाने वाला, दैट्स ऑल, इतनी छोटी सी बात। तो चाहे आप इस फॉर्म को स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दो या केवल इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दो, दोनों ही तरीके से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन। एक बार स्ट्रेट लाइन हो गया तो इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, नेचुरल है, मैंने बोला अलजेब्रिक फंक्शन। तो बच्चों ध्यान से इसको देखना है, हाँ, x² x4 y = ध्यान से y = x² y = x4 y = x6 x8, ये सारे ग्राफ एक जैसा, ट्रेंड इनका एक जैसा रहता है। ट्रेंड का मतलब क्या, ये सब के सब ऐसे ही होते हैं, ऐसा ट्रेंड बनाते हैं, मतलब इसको पैराबोलिक कहते हैं, पैराबोलिक ट्रेंड बनाते हैं। तो ये समझो कैसा बनाते हैं बच्चों, पैराबोलिक ट्रेंड बनाते हैं। तो इस टाइप का सब ऐसा ट्रेंड बनाते हैं, एक पॉइंट, जितने भी इवन पावर होते हैं वो ऐसा ट्रेंड बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ऊपर और सेकंड क्वाड्रेंट में भी ऊपर, एक पॉइंट। और जितने ऑड पावर होते हैं, ऑड पावर मतलब
y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू x5, x7, x9, ये सब ऑड जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे तो ऊपर लेकिन यहाँ पे नीचे बनाते हैं ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि जब x आप पॉजिटिव लेते हो तो उनका ऑड पावर भी पावर पॉजिटिव ही होगा, जबकि x जब आप नेगेटिव लेते हो तो उनका ऑड पावर नेगेटिव आ जाता है, इसलिए ये नेगेटिव y की तरफ आ जाते हैं। जबकि इवन पावर होता है तो x पॉजिटिव लेते हो तो भी पॉजिटिव y और x नेगेटिव लेते हो तो भी इवन पावर होने के कारण पॉजिटिव y। तो x नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव y, x पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव y, ये दोनों ऊपर ही बनेगा। तो ये तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी चीज नहीं। देख लीजिए ध्यान से। अब एक बात हो गई कि कैसा बनता है, ये हो गया। और दूसरी बात है कि अगर मैं इन दोनों को, इन तीनों को एक साथ बनाऊं तो कौन ऊपर कौन नीचे, क्या एक के ऊपर एक कैसा रहेगा वो देखना होता है। तो ट्रेंड हो गया एक। अब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि इन तीनों को एक साथ बनाएं तो क्या बनेगा, और ये आ जाएगा तो ये भी बता लेंगे कि क्या आ जाएगा। तो उसके ऊपर अब सेकेंड नंबर पे जा रहे हैं, एक ही ग्राफ पे इन दोनों को बनाने में। तो बच्चों अगर मैं ये कहूं x², x4, x6 और x, जब x की वैल्यू 0 होगी तो सब 0 होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जब x की वैल्यू 1 होगी तो सब 1 होंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दो तो बहुत फेमस है। लेकिन जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई 2, तो ये तो 4 हो गया, ये 16 हो गया और ये 64 हो गया। देखिए कितना तेजी से बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है 6। ऐसे ही ये 3 हो गया तो ये 9 हो गया, ये 81 हो गया, और ये जानते हैं 81 243 का 3 टाइम्स सॉरी, तो 723 आई थिंक सही है, 729 जो भी है एग्जैक्टली देख लेना, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो ये इस टाइप से आप समझ सकते हो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब जैसे जैसे हम 1 से दूर जा रहे हैं, आप जानते हो 4 रखेंगे तो 4 ये 16 हो जाएगा, और ये और ज्यादा 64 इंटू 4 देख लो, और ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये केवल ये मैं बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे बहुत तेजी से x², उससे भी तेजी से x4, उससे भी तेजी से x6 बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओके, लेकिन जरा हम उल्टा करके देखिए बच्चों, अगर मैं 1/2 रखता हूं 1/2, तो ये 4 की जगह पे 1/4, ये 1/16 और ये 1/64। मतलब देखो 2 रखने पे ये ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा और ये सबसे ज्यादा, जबकि 1/2 रखने पे ये कम, ये उससे भी कम और ये सबसे कम। यानी 2 से ज्यादा रखते हो तो ज्यादा पावर वाले तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन 2 से कम रखते हो, 1 से 2 से नहीं 1 से कम रखते हो तो ज्यादा पावर वाले तेजी से कम होते हैं। ये आप देख रहे हो, है ना। ऐसे ही 3 रखोगे तो एक ये 1/9 हो जाएगा, जबकि ये 1/81 हो जाएगा, और ये 1/729 जो भी आपका है वो हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे 1 से ज्यादा के लिए ज्यादा पावर तेजी से बढ़ता है, और 1 से कम वैल्यू के लिए ज्यादा पावर तेजी से कम होता है। अब यही चीज अगर हम यहां बना लें तो 1 पे तो 1 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 1 पे ये 1 अगर है तो 1 पे तो 1 होगा, और -1 पे भी 1 होगा। आप देख लेना, -1 पे भी 1 होगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। ओके, लेकिन 1 से कम वैल्यू के लिए ज्यादा पावर नीचे बनेगा, नीचे, ध्यान से, नीचे बनेगा ज्यादा पावर, जबकि 1 से ज्यादा के लिए ज्यादा पावर ऊपर बनेगा। बस यही ट्रेंड ध्यान रखना। तो अगर ये x² है तो ये x4 होगा, और यहाँ पे अगर ये x² है तो ये x4 होगा, मतलब जो नीचे वाला है, क्योंकि वैल्यू और कम आएगी। देखिए अगर ये किसका होना चाहिए बच्चों, इन तीनों में से, देखिए ये x की पावर 6 का होगा। क्यों? किसी 1 से ज्यादा वैल्यू के लिए x की पावर 6 सबसे ज्यादा आती है, x की पावर 4 उससे कम आता है,
x की पावर 2 उससे भी कम आता है। जबकि 1 से कम वैल्यू के लिए, 1 से कम x स्क्वायर सबसे ज्यादा होता है, x की पावर 4 उससे कम होती है और x की पावर 6 उससे भी कम हो जाती है वैल्यू। ओके, तो इस तरह से ये सबसे छोटी 1 से कम के लिए सबसे नीचे, जो सबसे बड़ी पावर है सबसे नीचे होती है, और 1 से ज्यादा के लिए जो सबसे बड़ी पावर है सबसे ऊपर होती है। और एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे भी आती है, तो बहुत कुछ नहीं बताना है मुझे, आप समझ रहे हो। तो ये सबसे एक्स स्क्वायर, ये x6, बीच वाला x की पावर 4, यहाँ पे x6 सबसे ऊपर, x4 उसके बाद, x स्क्वायर उसके बाद। तो ये आप समझ लो, बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि मैंने बता दिया है, पहला ट्रेंड ऐसे और ऐसे, और दूसरा रिलेटिव एक्स स्क्वायर x4 एक साथ बनेगा तो क्या, कौन ऊपर कौन नीचे कब। 1 से ज्यादा के लिए ज्यादा पावर ऊपर कम पावर नीचे, लेकिन 1 से कम, 1 और -1 दोनों से कम के लिए ज्यादा पावर, कम पावर ऊपर ज्यादा पावर नीचे। याद कर लो बच्चों, सिंपल। अब अगर मैं ऑड के लिए बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑड भी तो ऐसे ही चलता है ना, वो अलग थोड़ी चलता है कुछ, बस कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। तो अगर एक्स क्यूब ऐसे है, 1 पे 1 तो होगा ही, वो तो आप समझ रहे हो। तो x5 इधर नीचे इधर ऊपर, x7 इधर नीचे इधर और ऊपर, इस तरह से बड़ा पावर ऊपर और छोटा पावर इधर नीचे, जबकि यहाँ पे छोटा पावर ऊपर और बड़ा पावर नीचे। ये टच नहीं करेगा, आप समझ रहे हो, ऊपर से जाएगा, उतना ग्राफ नहीं बनेगा। और एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे भी ऐसा, तो आप समझ जाओ, ठीक। -1 पे भी -1 होगा, और सबसे नीचे x की पावर 7, बड़ा पावर सबसे ऊपर x3, और यहाँ पे उल्टा बच्चों। मैं समझता हूं ये ग्राफ हमने एल्जेब्रिक का बना लिया, एल्जेब्रिक ग्राफ बना लिया, ठीक। अब देखिए, अगर मैं ये करूं क्या, x का -1 यानी y इक्वल टू एक्स की पावर -1, तो इसका मतलब y इक्वल टू 1/x, ये एकदम अलग ग्राफ है। अब बताओ, क्या इसका ये मतलब नहीं कि x को y से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। अब आप ही बताओ, x को अगर मैं 1 रखता हूं तो y को भी 1 ही रखूंगा, तभी तो प्रोडक्ट 1,1 आएगा, दैट इज 1 × 1 आएगा 1। लेकिन अगर मैं x को 2 रखता हूं तो y को 1/2 रखूंगा, तब ना 2 × 1/2 1 आ जाएगा, यानी x को 2 रखने पे y 1/2 हो जाएगा, 1/2। x को 3 रखने पे y 1/3 हो जाएगा, x को 4 रखने पे y 1/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही y को 1 रखने पे x 1, लेकिन y को 2 रखने पे x 1/2, यहाँ पे 1/2। x को 3 रखने पे y 1/3, x को 4 रखने पे y 1/4। अब इस सबको तुम मिलाओगे बच्चों तो बहुत ही आसान सा एक सिस्टमैटिक ग्राफ ऐसा बनेगा, बहुत ही आसान, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, केमिस्ट्री में भी यूज होता है, बॉल्स लॉ, बॉल्स लॉ में यूज होता है, बहुत यूजफुल ग्राफ है ये। यानी x × y डायरेक्ट मैं बताऊं, डायरेक्टली बताऊं तो सीधा, अगर कहीं कहता है x × y इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 कुछ भी, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। सिमेट्रिक, देखिए x और y में सिमेट्रिक। अगर मैं कहता हूं x × y इक्वल टू 1, ऐसा है, तो ये हो जाएगा x × y इक्वल टू 2, थोड़ा ज्यादा, ये हो जाएगा x × y इक्वल टू 3। इस तरह से ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब बाकी दिमाग से लगा सकते हो, अगर मैं कहता हूं x × y इक्वल टू -1, तो इसका मतलब कि हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे x × y
नेगेटिव आए, तो ऐसा पॉइंट x इंटू वाई इक्वल टू, हाँ ध्यान रखें कि इधर ही नहीं इधर भी ग्राफ बनेगा, मतलब ये जो ग्राफ है इधर भी बनेगा, क्योंकि x की और y की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है ना, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा जैसा ऊपर वैसा नीचे, ठीक। लेकिन अगर x और y इक्वल टू -1, x इंटू वाई इक्वल टू -2, इस टाइप का ग्राफ है, तो आप समझ रहे हो क्या ग्राफ बनेगा, x और y दोनों का मल्टीपल नेगेटिव आने वाला है। कहाँ आएगा बच्चा, जहाँ पे एक बार x पॉजिटिव हो तो y नेगेटिव हो, वहीं पे तो नेगेटिव आएगा, या y पॉजिटिव तो x नेगेटिव, तो x अगर नेगेटिव तो y पॉजिटिव, यानी इस क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा, या x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। अरे समझे क्या, तो x इंटू वाई इक्वल टू नेगेटिव है, तो सुनिए ट्रेंड पहला होता है ट्रेंड, आपको ज्यादा ट्रेंड से मतलब है, पहला पॉइंट एक ट्रेंड आपको एक बना के रख दिया। अब दूसरा होता है कि अगर x इंटू वाई इक्वल टू 1 की जगह पे 2, 3, 4 हो जाए तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे ही नेगेटिव में भी होगा, क्योंकि अगर x नेगेटिव लोगे और y भी नेगेटिव लोगे तो दोनों का प्रोडक्ट तब भी कांस्टेंट ही आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। जैसे x को -1 ले लिया, y को भी -1 ले लिया तो भी +1 आएगा, x को -2 ले लिया, y को -1/2 ले लिया तो भी 1 आ जाएगा, यानी इधर की तरफ है ना नेगेटिव में। तो ये ग्राफ एक, जब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो समझने की जरूरत है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो ये क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव x नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है, तो ये दोनों क्वाड्रेंट इसका बनेगा। दैट्स ऑल। इस तरह से एक ग्राफ ये बन गया। जबकि अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू 1/x², इसका ग्राफ, तो हम बाद में भी x² का ग्राफ अगर हम जानते हैं तो 1/x² का ग्राफ क्या होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखेंगे, लेकिन यहां पे मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, डायरेक्ट याद रखने वाली बात है। तो इसका मतलब ये है कि y को जब x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट आता है। ऐसे ही कुछ ग्राफ है ना बच्चा, इसका भी ग्राफ ऐसा ही आता है, ऐसा ट्रेंड ऐसा ही बनता है, समझिए ट्रेंड ऐसा ही बनता है, समझ गए। जब x पॉजिटिव लेते हैं तो भी ऐसा, और x नेगेटिव लेंगे तो भी, तो स्क्वायर करेंगे तो y पॉजिटिव ही आएगा ना बच्चा, यानी ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब x की प्लस वैल्यू रखेंगे तो भी x² पॉजिटिव ही हो जाएगा, x की माइनस वैल्यू रखेंगे तो भी x² पॉजिटिव हो जाएगा, यानी y की वैल्यू जैसा प्लस x के लिए होगा एग्जैक्टली वैसा ही माइनस x के लिए होगा, यानी y की वैल्यू जैसा प्लस x के लिए होगा वैसा ही माइनस x के लिए होगा। मेरी बातें समझ में आई, जैसा प्लस x के लिए वैसा ही माइनस x के लिए, ध्यान से एग्जैक्टली आप समझ रहे हो। y इंटू एक्स का इक्वल टू हम नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव वैल्यू कांस्टेंट, तब क्या होगा आप देख रहे हो कि x² तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, x² तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, ठीक है। y नेगेटिव हमेशा आएगा, इसका मतलब ये कर्व y की नेगेटिव वैल्यू में ही आएगी, y की नेगेटिव वैल्यू में, समझ गए। तो कैसा होगा बच्चा, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखते हो तो y हमेशा नेगेटिव आएगा, इधर भी आ सकता है और इधर भी। x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हो तो इधर y नेगेटिव ही रहेगा, x की वैल्यू नेगेटिव रखते हो तो भी y नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x² अगर हमेशा पॉजिटिव होता है तो y कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, क्योंकि ओवरऑल तो नेगेटिव है, यानी y हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। इस तरह से लॉजिक से आप और भी कोई अगर पूछे कि x इंटू वाई स्क्वायर का कैसा ग्राफ, x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, सब नेगेटिव वैल्यू तो उसका कैसा ग्राफ, इसके बेसिस पे आप उसको समझ सकते हो। सब कुछ नहीं बताया जा सकता, ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप का हो गया है ना। तो ये सब आप लोग ट्राई करो। क्या ट्राई करोगे, x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, और x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव कॉन्स्टेंट। तो ग्राफ कैसा बनेगा ये आप ड्रॉ करने की कोशिश करो। ओके, ओके। अब हमने x मतलब एल्जेब्रिक तो कर लिया, क्या कर लिया, एल्जेब्रिक कर लिया, ठीक। अब हमें चाहिए एक्सपोनेंशियल। तो देखिएगा
y की पावर y इक्वल टू 2 की पावर x का बना लें, उसके बेसिस पे 3 की पावर x 4 की पावर x भी उसी ट्रेंड में आ जाएगा। ट्रेंड समझना पहले जरूरी है, फिर उसके बाद वैल्यूज पे जाना है। तो इसका ग्राफ ट्रेंड देखो बच्चों, फटाफट ट्रेंड ऐसा होता है, रटो। और कैसे आता है वो भी हम समझ जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे x की वैल्यू रखो और y इक्वल टू 2x जो है इसकी वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, x की वैल्यू 2 की पावर 0 1, x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू 2, x की पावर 2, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y का 2 पावर 4, 3 रखोगे तो 8 एंड सो ऑन। एक तो ये हो गया। अब नेगेटिव में जाते हैं, x की वैल्यू -1 रखोगे तो 1/2, x की वैल्यू -2 रखोगे तो 1/4, x की वैल्यू -3 रखोगे तो 1/8 और इस तरह से होता जाएगा 1/8। और इसको आप ड्रॉ करोगे तो बड़े आराम से ये ट्रेंड मिल जाएगा आपको। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 एंड सो। x की वैल्यू जब 0 तो y मतलब यहाँ पे 2 की पावर x साथ ग्राफ बना रहे ना, y की वैल्यू यानी 2 की पावर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा 0 नहीं 1 x की वैल्यू जब 1 रखते हो तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 मतलब आप समझ रहे हो। x की वैल्यू 2 रखते हो तो ये 4 हो जाएगी, आप समझ रहे हो कहीं पे भी। x की वैल्यू 3 रखोगे तो और 8 हो जाएगी कहीं ऊपर। और इस सबको ऐसे ही जरा वापस आता है पीछे की तरफ, -1 रखने पे 1/2 1 ये है 1/2 इसका आधा, -2 रखने पे उसका भी आधा मतलब 1/2 का भी आधा 1/4 यहाँ पे कहीं आएगा, -3 रखने पे 1/8, -4 रखने पे 1 और कम होता चला जाएगा बच्चों। और इस सब को आप मिलाओगे तो आप देखोगे कि ग्राफ ऐसा कुछ बना, ठीक जैसा मैंने आया समझ में ये छोटा सा ग्राफ, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा ग्राफ आराम से बनाया जा सकता है देखते हुए, ओके। चलिए अगर मैं 3x y इक्वल टू 3 की पावर x की बात करता हूँ तो बच्चा यहाँ पे आप ही बताओ क्या अंतर हो जाएगा। e टू की पावर x को थोड़ा नीचे लाते हैं, 3 की पावर x का ग्राफ, तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, इसका मतलब यहीं से जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/9, यहाँ पे 1/27। यानी ग्राफ में देखो यहाँ पे 2 तो 2, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये 2 है तो वो थोड़ा सा 3 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे वो 4 है, 2 पे 4 है तो वो 9 और ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये ग्राफ है 2 की पावर x का तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा 3 की पावर x का। और इधर देखना जरा, ये 1/2 है यानी इधर ये 1/2 है तो वो 1/3 यानी इससे नीचे हो जाएगा। ये 1/4 है तो उससे 1/9 और नीचे हो जाएगा, यानी इधर नीचे, तो इधर पॉजिटिव x के लिए ऊपर और नेगेटिव x के लिए नीचे हो जाएगा। पता नहीं कितना समझा पाया हूँ बच्चों को, अरे समझा पाया हूँ। देखो यहाँ पे 1/3 जहाँ पे जैसे ये -1 है, -2 है, -3 है। -1 पे वैल्यू कितनी है बच्चा, -1 पे 1/2, तो ये 1/2 है और ये 1/3 है, मतलब उससे कम है। -2 पे ये 1/4 है और ये 1/8 है, यानी इसका आधा है, तो नेचुरल कम होगा। 1/8 और 1/27 काफी कम है। इस तरह से जैसे जैसे पीछे जाएंगे और नीचे होता चला जाएगा, जबकि जैसे जैसे 1 2 3 4 इधर आगे जाएंगे और बढ़ता ही चला जाएगा ज़्यादा, ये वाला 2 की पावर 3 की पावर इसका वाला खत्म। तो ट्रेंड पहला इंपॉर्टेंट और रिलेटिव दूसरा इंपॉर्टेंस। पहला ट्रेंड याद होना चाहिए, दूसरा रिलेटिव। अब बच्चा 3 की पावर x है तो 4 की पावर और x ऊपर हो जाएगा और इधर नीचे हो जाएगा, ये 4 की पावर x। और मुझे और ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, बस एक बहुत बार आता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, e टू पावर x। बच्चा बस ये दिमाग में रखो कि e जो है 2.73 के आसपास होता है, और अगर वो 2.73 के आसपास होता है तो नेचुरल 2 और 3 में 3 के थोड़ा पास रहेगा, 2.7 है ना तो थोड़ा पास रहेगा, यानी इधर कहीं जाएगा और नीचे यहाँ पे 2 और 3 के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा। समझ गए, ये e की पावर x ग्राफ है। तो एकदम इसको फटाफट याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल।
2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, इस टाइप के कोई भी ग्राफ आ जाए e टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं, वो किस टाइप से बनता है आपको समझ में आ गया। तो याद करने वाली बात है, ट्रेंड की बात है बच्चों, ट्रेंड की बात है, ओके।